नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लखीमपुर कांड पर उत्तर प्रदेश के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट नाखुश है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा कि अगर दफा 302 के तहत केस दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मामले के प्रमुख आरोपी हैं, लेकिन यूपी पुलिस अब तक उन्हें नोटिस पर नोटिस दे रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आशीष मिश्रा को मिली दूसरी नोटिस में उन्हें शनिवार सुबह 11 बजे तक यूपी पुलिस के सामने हाजिरी देनी है। ऐसे में आज दंगल का मुद्दा है कि आशीष मिश्रा पर राजनीतिक दबाव के तहत पुलिस हाथ नहीं डाल रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद आशीष मिश्रा के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं? वैसे अब अजय मिश्रा की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि आशीष मिश्रा कल 11 बजे तक पुलिस के सामने सबूतों के साथ पेश होंगे। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आशीष मिश्रा को सरकार बचा रही है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में सरकार की ओर से आशीष मिश्रा को बचाने का काम किया जा रहा है, या फिर सबूतों के साथ कल उनकी पेशी इस पूरे मामले में एक नया रंग लेगी। आज की बहस इसी मुद्दे पर शुरू करेंगे, उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर पर कटघरे में आए मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्योंकि जिस आशीष मिश्रा को कानून के सामने शुक्रवार सुबह 10 बजे तक पेश होना था, वो जब नहीं पहुंचा तो उसे अगले दिन सुबह 11 बजे तक की मोहलत मिल गई। ये घर है अजय मिश्रा का, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। आप घर के अंदर देखिए, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ियां हैं, जो पुलिस सिक्योरिटी के लोग हैं बस वो हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर लखीमपुर पुलिस ने दूसरा नोटिस चस्पा किया है। ये अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका ये घर है। आज आशीष मिश्रा नहीं आए तो ये दूसरा नोटिस है। दूसरा नोटिस दिया गया इस पूरे मामले में। जो नोटिस दिया गया कि कल सुबह 10 बजे तक 8-10 को यानी कि आना था, और उसके बाद भी नहीं आए, तो अब 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक हर हाल में आशीष मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। लखीमपुर के मामले में आशीष मिश्रा पर दफा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ है, लेकिन उसे लेकर यूपी पुलिस के नरम रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब यूपी सरकार ने कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि अगर दफा 302 के तहत पुलिस केस दर्ज करती है तो पुलिस करती क्या है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? पुलिस की जांच असंतोषजनक है। ये बात सुनिश्चित की जाए कि मामले के सबूत नष्ट न किए जाएं। लखीमपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से जवाबदेही चाहता है, और कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में सीबीआई की जांच विकल्प नहीं हो सकती। कोर्ट के कड़े तेवर के बाद मंत्री अजय मिश्रा की ओर से भी बयान आया है, जिसमें आशीष की खराब तबीयत की बात हुई है और दावा हुआ है कि सबूतों के साथ वो शनिवार को पुलिस के सामने हाजिरी देगा। कि देखिए, मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था। आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। लखीमपुर के मामले की संवेदनशीलता यूपी सरकार के लिए चुनौती बनकर सामने आई है, लेकिन पुलिस का रवैया अब भी सवालों के घेरे में है। लखनऊ से संतोष के साथ दिल्ली से संजय शर्मा, आज तक। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, सभी की निगाह इस पर बनी हुई है। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से चर्चा की हम शुरुआत करें, उसके पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है और सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब मिल रहा है, सुनिए दोनों नेताओं को। क्या यह साबित नहीं होता कि मोदी और योगी सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हैं, संविधान को बेड़ियों में बांधने वाले अपराधियों के साथ आपकी चुनी हुई सरकारें? अगर देश के गृह राज्य मंत्री पर 2004 से 2020 के बीच में कितने साल हुए? 15 साल नहीं, 17 साल। 17 साल तक अगर मुकदमा हत्या का लंबित रहेगा तो इस देश में कानून कैसे चलेगा?
उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लखीमपुर की घटना का जहां तक सवाल है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है। किसी भी मामले को उत्तर प्रदेश राज्य में रफा दफा नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और हम जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लखीमपुर पर सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह की सख्ती सामने आई है, यकीनन यूपी सरकार को लेकर, वहां की पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर चर्चा को हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मेहमानों को हम बता दें कि 1.5 मिनट का सबको वक्त दिया जाएगा और उसके बाद ही एक दूसरे के साथ आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, 302 के मामले में अगर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है, धारा लगाई जा चुकी है, इतने दिनों के बावजूद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ये सीधा सवाल यूपी सरकार से पूछ रहा है। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवक भी हूं, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा। जो बात अब संज्ञान लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो गई है, जहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये बात कही कि ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है, उस पे मैं यहां टिप्पणी करूं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये हो सकता है कि एंकर जो है वो टिप्पणी करे, हो सकता है कि विपक्षी अपनी गिद्ध राजनीति करे, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से वो बातें जरूर बताऊंगा। कल भी मैं 6 बजे के शो पे आज तक पे था, हमने एक बात कही थी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, किसी का भी बेटा क्यों ना हो, लेकिन कानून के तहत कार्रवाई होगी। और आज आपका चैनल भी, चित्रा जी, दिखा रहा था कि दूसरी नोटिस चस्पा कर दी गई है। जो अभियुक्त हैं उनको कहा गया है कि वो विवेचना में पूरी तरह से साथ दें। दूसरी बात, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये बात आपके चैनल ने भी दिखाई है, मैं गलत नहीं होऊंगा, आप भी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। और तीसरी बात, मैं अजय मिश्रा जी को सुन रहा था, हाँ। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया कि कल मेरा बेटा सामने पेश होगा और वो सारे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका उत्तर देगा। हमें कल तक का इंतजार करना चाहिए। अब दूसरे भाग में मैं कुछ और बात करूं। चलिए, रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं गौरव भाटिया की कल तक का इंतजार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मंत्री महोदय का ये जवाब है कि बेटा तो मेरा पूरी तरह से बेकसूर है, वो कहीं भागा नहीं है। राजनीतिक दलों की ओर से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और निशाना कांग्रेस पर ही है। रोहन गुप्ता जी। चित्रा जी, मुझे लगता है कि जब रक्षक ही भक्षक बनाए तो ये परिस्थिति होनी है। 3 तारीख को ये सनसनीखेज हत्या का मामला हुआ और आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके खिलाफ FIR है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे लगता है ये पहला मामला होगा, चित्रा जी, वहां पे जिसके खिलाफ FIR हुआ है उसको पुलिस के द्वारा इन्विटेशन दिया जाता है। ये पहला मामला होगा जहां पे पुलिस के अधिकारी उनका वेट करते हैं। वो और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सामने आ रही है। आर्यन खान को लेकर खबर यह है कि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ऐसे में क्या आज की रात भी उन्हें जेल में ही गुजारनी होगी? ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत खारिज हो गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्यन खान जो लगातार पहले एनसीबी की गिरफ्त में रहे, उसके बाद आज ही उन्हें जेल शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि ड्रग्स केस में आर्यन खान की ओर से जो जमानत की अर्जी उनके वकील की ओर से लगाई गई थी, वो अर्जी फिलहाल खारिज कर दी गई है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? 8 के 8 आरोपियों की ओर से लगातार उनके वकील जिरह कर रहे थे, लेकिन यहां पर आर्यन खान के ऊपर ही सभी की निगाहें थी, लेकिन उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका पर दोपहर से ही सुनवाई जारी थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, यानी कि जमानत नहीं मिली, आज की रात भी उन्हें जेल के भीतर ही गुजारनी पड़ेगी। कल तो हालांकि एनसीबी के दफ्तर में उनको रखा गया था, कल चूंकि देर शाम हो गई थी इस वजह से, लेकिन आज उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर एनसीबी की ओर से जो बातें रखी गई थी, कहीं ना कहीं उसको कोर्ट की ओर से सही पाया गया है, उस पक्ष को। यही कारण रही कि आर्यन खान की जमानत याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है और अभी जेल में ही रहेंगे आर्यन खान। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, एक तरफ एनसीबी पर लगातार
क्वेश्चन किया जा रहा है कि एनसीबी आखिर बॉलीवुड के ही बड़े नामों को क्यों टारगेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कोर्ट का रुख है आर्यन खान और बाकी आरोपियों के मामले में, ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी इन्हें राहत नहीं मिलेगी। यही वजह रही कि जमानत की अर्जी जो दी गई थी उसको खारिज, किला कोर्ट में जमानत पर सुनवाई शुरू हुई थी। क्रूज ड्रग्स केस का आज 6वां दिन है, लेकिन ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। ग्राउंड जीरो से जैसे हमारे सहयोगी जुड़ेंगे उनके पास आपको सीधे लेकर चलेंगे, लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा अहम आर्यन खान समेत सभी 6 मेल आरोपियों को आपको बता दें एनसीबी ऑथर रोड जेल लेकर आज गई थी, जबकि 2 फीमेल आरोपियों को भायखरा जेल लेकर जाया गया था। लेकिन ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल नहीं मिली और अब उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। सवाल यह है कि कितने दिनों तक, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका फैसला हो चुका है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई थी, लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। उनके वकील की ओर से क्या पक्ष आता है पूरे मामले में, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जमानत नहीं मिली है, जिस बात का इंतजार परिवार की ओर से किया जा रहा था। सलाखों के पीछे है आर्यन खान बैरक नंबर 1 में फिलहाल। अब विद्या हमारे साथ संवाददाता हमारी जुड़ चुकी हैं। विद्या, ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है, वो कौन कौन सी बातें रही जो उनके विरोध में गई, इसी वजह से उन्हें बेल आज भी नहीं मिली? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमने जब सवेरे कुछ और या जो आरोपी हैं उनके जब वकीलों से बात की थी तो उनका यही कहना था कि दरअसल कुछ समय पहले ही, अगर आपको याद हो, अरमान कोहली का मामला था, वो भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे, लेकिन इसी अदालत ने, इसी मैजिस्ट्रेट ने उनको भी बेल नहीं दी थी, ये कह के कि इस पूरे मामले में और भी बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि फिलहाल कंजम्पशन क्वांटिटी से ज्यादा यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी में लोग पकड़े गए थे। तो इसी वजह से बाकी जो आरोपी के वकील थे उन्होंने यहाँ चांस नहीं लिया, वो सीधे सेशंस कोर्ट गए। लेकिन यहाँ बाकी जो 3 आरोपी हैं यानी मुनमुन, अरबाज और आर्यन, इन तीनों के वकीलों ने डिसाइड किया था कि वो यहाँ पर एक बार अपना चांस लेंगे और इसी वजह से वो यहाँ आए थे। लेकिन अदालत ने अभी कहा है कि उनके जो पेटिशंस हैं, जो प्लीज हैं बेल के लिए, वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं सुन सकता है इस पूरे मामले में, सेशंस कोर्ट में ही क्योंकि ट्राई हो सकता है। ये सेशंस ट्राइबल केस है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं सुन सकता इस मामले को। इसकी वजह से बेल के लिए भी उन्हें सेशंस कोर्ट ही जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अगले 2 घंटे में मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिन्होंने अभी सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट दिया है और जिस कहा है कि ये रिजेक्ट किया है उन्होंने, अब रीजनिंग देते हुए ऑर्डर देंगे। जब ऑर्डर मिलेगा उसके बाद जो आर्यन हैं और अरबाज हैं और मुनमुन है, उनके वकील सेशंस कोर्ट जाएंगे, वहां सेशंस कोर्ट में वो बेल याचिका दर्ज करेंगे। ठीक है विद्या, मैं फौरन आपके पास आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मुस्तफा शेख, हमारे संवाददाता किला कोर्ट के बाहर से जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, एनसीबी दफ्तर, माफ कीजिएगा, एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अरविंद, सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई थी कि आर्यन खान को आज क्या जमानत मिल जाएगी। उनके वकीलों की ओर से पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन किला कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब इसके आगे क्या ऑप्शन है आर्यन के वकील के पास, और साथ ही क्या अब ये मान लिया जाए कि दरअसल चूंकि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सभी को कल भेजा गया था और आज उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है, तो फिर वो इतने दिनों तक जेल के भीतर ही रहेंगे? अरविंद जी, देखिए, फिलहाल तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कल अदालत ने भेजा था। हालांकि राहत मिली थी क्योंकि कल जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के दरवाजे बंद हो गए थे, लिहाजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ही रात गुजारनी पड़ी थी। लेकिन आज दोपहर के वक्त तकरीबन 1 बजे के लगभग इसी ऑथर रोड जेल में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत जितने भी मेल आरोपी थे 8 में से, उनको यहां पर लाया गया था। लेकिन जिस तरीके से जमानत अर्जी वो खारिज हुई है, उसके बाद अब इसी ऑथर रोड जेल में ही रात गुजारनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके से कहें तो झटका जरूर लगा है आर्यन खान समेत तमाम आरोपियों पर। लेकिन ये बड़ी खबर है कि अब जो बेल है वो रिजेक्ट हो चुकी है तीनों आरोपियों को, और इसी मुंबई के ऑथर रोड जेल में जहां तकरीबन 1 बजे के लगभग आर्यन खान पहुंचे थे, अब इसी में रात गुजारनी पड़ेगी। जेल सूत्रों के मुताबिक बैरक नंबर 1 दिया गया है और फिलहाल उनको अलग से एक सेल में रखा गया है, क्योंकि कुछ दिनों तक क्वारंटीन रखना होता है। तो क्वारंटीन बैरक यहाँ पर है, उसी में फिलहाल आर्यन खान और तमाम जो आरोपी जिनको लाया गया था
उनको रखा गया है। उनको तमाम जेल मैनुअल भी बता दिया गया है कि कब कब उठना है, क्या क्या करना है। लेकिन कम से कम आज की रात तो इसी जेल में बितानी होगी। और उनके वकील अब जो दूसरी कोर्ट है NDPS कोर्ट, उसमें फिर से जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे रेगुलर बेल के लिए। ये अंतरिम बेल के लिए लगाई गई थी अर्जी, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया। देखिए कल ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने बता दिया था आज तक को कि हम टफ फाइट देंगे अदालत में, यानी हम जो जमानत अर्जी है उसका विरोध करेंगे। और आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने है और उसके ऊपर एडजुडिकेट करने का अधिकार है। और ASG, ऑनरेबल ASG के साइड से यही आर्गुमेंट था कि क्योंकि ये मैटर सेशंस कोर्ट के पास कमिट किया गया है, इसके लिए सिर्फ सेशंस कोर्ट के पास ये अधिकार है, इनके पास अधिकार नहीं है। तो वो आर्गुमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये हमारा बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। अब आप लोग इससे आगे क्या करेंगे, क्योंकि बेल तो रिजेक्ट हो गई है, अब जो अक्यूज हैं वो जेल में है, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? जी, हमारा प्लान ऑफ एक्शन यही होगा कि हम लोग सेशंस कोर्ट मूव करेंगे। हम लोग जितना जल्दी ऑर्डर अपलोड होता है अगले दिन या उसके अगले दिन हम लोग सेशंस कोर्ट में हमारा बेल एप्लीकेशन डालेंगे और वहां पे हम लोग यही हमारे पॉइंट्स आर्ग्यू करेंगे कि हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है जो हमें बाकी लोगों से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें बेल दी जाए। थैंक यू। और ये ना सब रिलेटिव्स जो आरोपी पक्ष है उनके वकील को आप सुन रहे थे। अब यकीनन उन्हें सेशन कोर्ट में अपनी बात पूरी कीजिए। और आपने आरोपियों के वकील को भी सुना, उनका ये कहना है कि दरअसल यहां से खारिज हो गई है, लेकिन आगे हमारे पास ऑप्शन है सेशन कोर्ट में जाने का। तो सेशन कोर्ट ये लोग कब रुख करेंगे, इस बारे में क्या जानकारी अरविंद देंगे आप? Now we have got an order of rejection of bail, so we will have to see the entire order. So the future course of action, right now the order is in favor of the agency. अनिल सर, क्या कारण रहे कि आज उनकी अर्जी रिजेक्ट हुई है? कारण तो अभी पता नहीं है। जज साहब ने क्लियरली बोला है कि रीजनिंग जो है वो जज साहब बाद में देंगे। कारण अभी जज साहब ने दिया नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मजिस्ट्रेट कोर्ट को अधिकार नहीं था, वो युक्तिवाद हुआ है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट को अधिकार नहीं था, सेशंस कोर्ट इज द प्रॉपर कोर्ट। लेकिन कौन से ग्राउंड में साहब ने रिजेक्ट किया है वो सब रीजनिंग ऑर्डर आने के बाद ही हम पता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, थैंक यू वेरी मच। तो सभी को ऑर्डर का ही इंतजार है। फिलहाल किला कोर्ट की ओर से जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। सेशन कोर्ट में ही अब आगे की सुनवाई होगी। ये सुनवाई कब होगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अरविंद, अपनी बात पूरी करें आप और पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर नया जो जेल मैनुअल आया है, 7 दिनों तक कोई भी अगर जाता है तो उसको क्वारंटीन रखा जाता है। बाकायदा उनके RC-PCR जो टेस्ट आई है वो भी नेगेटिव आई है। वो कहां पर है और विस्तार से जानकारी दीजिए, उसके बाद मुस्तफा के पास चलेंगे। अरविंद जी, देखिए कल न्यायिक हिरासत में भेजा था। सबसे पहले संजय को वो तस्वीर दिखाएं आपको ऑर्थर रोड जेल की जरा। और मैं ऑर्थर रोड जेल के बारे में बताऊं कि संजय दत्त इस जेल की सलाखों के पीछे रह चुके हैं। ऑर्थर रोड जेल के कसाब रह चुका है, अबू सलेम रह चुका है। तो बड़े बड़े नामचीन लोग और जो गैंगस्टर हैं वो इस जेल में रह चुके हैं। और इसी जेल में अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लगभग 1 बजे लाया गया था। जो चेहरे पर परेशानी है चित्रा, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि कल ही जेल में आ जाना चाहिए था, क्योंकि अदालत ने कल ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तमाम 8 आरोपियों को भेजा था। लेकिन कि तीनों एप्लीकेशंस, बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुकी हैं। धन्यवाद। तिन्ही बेल एप्लीकेशन जी आज कोर्टापुढे होती त्याची डिटेल्ड सुनवाई झाली आणि कोर्टाने आता जे डिसिजन दिलं आहे, तिन्ही बेलची याचिका कोर्टाने नामंजूर केलेली आहे। तो बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी गई है। सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। सीधे मुस्तफा शेख का रुख करेंगे। मुस्तफा, को जानकारी मिली है कि सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई इनकी जमानत याचिका पर कब होगी? जी देखिए, अब ये आरोपी हैं जिनकी बेल रिजेक्ट हुई है, उन्हें सेशंस कोर्ट ही अगला ऑप्शन है। अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अरबाज मर्चेंट के जो वकील हैं तारक सैयद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो सेशंस कोर्ट में कल बेल अप्लाई करने वाले हैं। जबकि आर्यन खान के जो वकील है सतीश मनशिंदे, उन्होंने अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी है। तो इसमें एक दूसरा पहलू ये है, तो क्या जो आर्यन खान के वकील हैं वो सेशंस कोर्ट में भी बेल रिजेक्ट हो, इसकी पॉसिबिलिटी कम करने के लिए हो सकता है
कि वो जो अरबाज मर्चेंट है उसकी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई तक रुकेंगे। उसके बाद अगर उसकी बेल एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है सेशंस कोर्ट में तो बाय डिफॉल्ट आर्यन खान को भी बेल मिल जाएगी, क्योंकि सेम केस के सेम सेक्शन के आरोपी हैं। तो ये अगला स्टेप होगा और अरबाज मर्चेंट के वकील ने साफ कर दिया है कि कल वो याचिका दायर करेंगे सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट कब की डेट देता है ये अभी से कहा नहीं जा सकता है। अर्जेंट हियरिंग की मांग कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मांग मान ली जाए। अब ये केस एक रूटीन प्रोसीजर के तहत चला गया है, जिसमें अब जब कल सेशंस कोर्ट में बेल की अर्जी दायर होती है उसके बाद सेशंस कोर्ट फिर से एनसीबी को इस केस में अपना रिप्लाई दायर करने के लिए कहेगा और वहां पर भी जिस तरह से मजिस्ट्रेट कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वहां पर भी सेम आर्ग्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद सेशंस कोर्ट देखेगा कि केस में कितना मेरिट है और प्रीवियस जो केस प्रेसिडेंट्स है ऐसे केसेस के लिए, ऐसे सेक्शंस के लिए वो क्या है। अगर उस केस में सेक्शंस में बेल रेगुलरली सेशंस कोर्ट में मिलती होगी तो इसमें भी मिल जानी चाहिए। हमारी जहां तक जानकारी है ऐसे केसेस में जब जुडिशियल कस्टडी होने के बाद बेल मिल जाएगी, लेकिन ये मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बेल लेने का जो सही माध्यम है, जो सही प्लेटफॉर्म है वो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट यानी कि सेशंस कोर्ट है, ना ही के मजिस्ट्रेट कोर्ट। चित्रा, आर्यन खान को जमानत नहीं देते हुए कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि दरअसल सुनने के लायक ही नहीं है। अरविंद, इस तरह की टिप्पणी की गई है। अब आगे क्या होगा इस पूरे मामले में? सेशन कोर्ट कब मूव किया जाएगा? सभी की नजर इस बात पर ही टिकी हुई है, क्योंकि फैमिली वाले हों चाहे उनके जितने भी वकील हों, उन लोगों की यही कोशिश है इस कोर्ट से उस कोर्ट, लगातार वो लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जमानत हो। लेकिन वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जो लगातार आर्यन खान के खिलाफ जारी हैं जिसकी वजह से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है? अरविंद जी चित्रा, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि देखिए कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को झटका लगा था क्योंकि वो कस्टडी की मांग कर रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं आर्यन खान समेत जो तमाम आरोपी हैं उनको झटका लगा क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना पॉइंट स्ट्रांग रखा है। अदालत ने रिप्लाई मांगा था जब बेल की अर्जी दाखिल की गई थी तो रिप्लाई दिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का कहना है कि अभी जांच जारी है और इसमें कई आरोपी ऐसे हैं जो काफी इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे में जांच के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए जमानत नहीं दी जाए। लेकिन आपको बताऊं जो सबसे बड़ी बात है कि कल ही इस बात को क्लियर कर दिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं उन्होंने, क्योंकि जब बेल जो इंतरिम बेल मूव की गई थी मजिस्ट्रेट के सामने तभी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील हैं उन्होंने कह दिया था कि ये जो बेल है ये तो एनडीपीएस जो कोर्ट है, स्पेशल सेशन कोर्ट, वहां पर होती है। हालांकि फिर भी आर्गुमेंट हुआ और आज बेल लगाई गई थी जो रिजेक्ट हो गई। जरा हम आपको तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं कि ऑथर रोड के बाहर सुरक्षा व्यवस्था हालांकि अमूमन रहती है लेकिन इतनी सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है, मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर। और इसी गेट से तकरीबन 1 बजे के लगभग जब आज तक के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी आरोपियों को लाया गया था। आपको बताऊं कि कुल 8 आरोपी जिनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था उसमें जो महिला कैदी हैं, फीमेल कैदी, उनको भाई खला जेल भेजा गया, जबकि मेल जो कैदी थे जिसमें आर्यन खान भी थे उनको इस ऑथर रोड जेल में लाया गया। 1 बजे के लगभग लाया गया। जेल सूत्रों के मुताबिक जब भी कोई नया कैदी आ रहा है कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक उसे अलग से एक बैरक में रखा जाता है। ऑथर रोड के बैरक नंबर 1 में फिलहाल आर्यन खान समेत जितने भी लोग आए हुए हैं उनको रखा गया है और जब 5 दिन बाद ये देखा जाएगा कि कोई सिम्टम्स नहीं है उसके बाद उनको एक साधारण जो जेल होती है उसमें रखा जाता है। उनको जेल के कपड़े भी दिए जा चुके हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं तगड़ा झटका है आर्यन खान को, उनके वकीलों को, क्योंकि जिस तरह के चार्जेस थे ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि बहुत आसानी से बेल मिल जाएगी क्योंकि आर्यन के पोजीशन से किसी भी तरीके का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। और ये बात मैं फिर बताऊं चित्रा की कल ये बात जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील हैं अनिल सिंह, उन्होंने बकायदा कहा था जब सतीश मानसिंदे ने बेल एप्लीकेशन मूव की थी कि मजिस्ट्रेट के सामने इस बेल की सुनवाई नहीं हो सकती, एनडीपीएस कोर्ट में ही जाना होगा। लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास। विद्या हमारे साथ जुड़ चुकी है, कोर्ट के भीतर उनकी मौजूदगी थी, लगातार वो नजर बनाई हुई थी। विद्या, विस्तार से बताइए कि क्या कुछ हुआ है कोर्ट के भीतर। सतीश मानु शिंदे की ओर से बार बार ये कहा जाता रहा है कि देखिए कम मात्रा में भी ड्रग्स की बरामदगी होती है तो हाईकोर्ट की ओर से बेल दे दी जाती है और मेरे क्लाइंट के पास से तो कुछ बरामद ही नहीं हुआ।
उसके बावजूद तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए आज भी आर्यन खान को बेल नहीं मिलना, ये क्या दर्शाता है? क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बताइए विद्या विस्तार से। जी देखिए, अगर इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो भले ही आर्यन खान के पास से कुछ नहीं मिला हो, लेकिन इस पूरे मामले में कंज्यूमर जो बहुत बड़ा क्वांटिटी ऑफ ड्रग मिला है, यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग आर्यन खान से भले ही ना मिला हो, बाकी जो शिप पे क्रूज पे जो लोग थे उनके पास से भी स्मॉल क्वांटिटी मिला हो, लेकिन क्योंकि बाकी जो ड्रग सप्लायर्स थे जिनकी यहाँ से ड्रग प्रोक्योर कर रहे थे ये सब लोग, उनके यहाँ पर जो कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग मिला है, इसके एवज में अदालत ने माना कि 27A का जो सेक्शन लगता है वो ज्यादा सीरियस है, उसकी वजह से वो सेशंस ट्राइबल केस है। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट है, ये इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है, और जब मजिस्ट्रेट कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता तो बेल भी नहीं सुन सकता। इसी वजह से मानस शिंदे बार बार कह रहे थे कि जब आप रिमांड दे सकते हैं तो आप बेल भी दे सकते हैं, लेकिन अनिल सिंह बार बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो खुद यहाँ आए थे, वो बार बार कह रहे थे कि आपके पास पावर ही नहीं है बेल देने का। यही वजह है पूरी जरह के बाद अनिल सिंह ने, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी के इशू पर ही सबसे बड़ा जो इशू रेज किया था, उसके बाद अदालत ने खुद माना कि मेंटेनेबल नहीं है ये पूरा मामला, यहाँ पर इन्हें सेशंस कोर्ट ही जाना चाहिए। यही वजह है कि डिटेल्ड ऑर्डर तो अभी नहीं मिला है, 2 घंटे और लगेंगे। मजिस्ट्रेट ने खुद ने बोला कि इतने आर्ग्यूमेंट हुए हैं भाई दिन भर में, तो लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट को लिखने भी समय लगेगा, 2 घंटा मुझे लगेगा, लेकिन अभी जो रीजनड ऑर्डर बाद में मिलेगा, लेकिन ऑपरेटिव ऑर्डर में उन्होंने यही कहा कि मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए अब यहाँ से सारे वकील जो 3 लोग आए थे वो अब सेशंस कोर्ट का रुख करेंगे। तो क्या वो अभी जाएंगे सेशन कोर्ट, क्योंकि इस समय तो शाम के तकरीबन 5:30 होने के लिए जा रहे हैं, तो सेशन कोर्ट का कब रुख किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है विद्या? देखिए, जो इस पूरे मामले में 8 लोग हैं जिनकी जुडिशियल कस्टडी कल हुई थी, जो 2-3 लोग हैं जिनके पास इंटरमीडिएट क्वांटिटी, यानी जैसे नूपुर जैसे लोग जिनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी नहीं, स्मॉल क्वांटिटी नहीं, बीच की क्वांटिटी मिली थी, उन लोगों ने ऑलरेडी अप्रोच कर लिया है सेशंस कोर्ट में। उनकी हो सकता है कल या मंडे को सुनवाई भी हो जाए, लेकिन क्योंकि ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, सेशंस कोर्ट में इन्होंने फाइल नहीं किया था। अरबाज के वकील से मेरी साफ साफ बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि वो पहुंचे ही नहीं है सेशंस कोर्ट। अब यहाँ का ऑर्डर लेके वो जाएंगे और वहाँ पर वो अभी बात करेंगे। अब एक बार मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ अद्वैत सेठना है, अद्वैत सेठना से बात करेंगे। सेठना, आपको क्या लगता है, what has really worked in your favor? I do not know. It will be premature or not proper for me to say. I can only say that we have argued on maintainability. That is, this is not the proper court. The bail application should have been filed before the Sessions Court under the provisions of the NDPS Act and in light of the several judgments that we have cited. सर, कुछ दिन पहले अरमान कोहली के मामले में भी maintainability जी अरमान कोहली के मामले में इन्हीं जज साहब ने on similar facts bail reject की थी on the ground of maintainability. So we need to see what reasons the court gives in its order. Thank you so much. तो जैसा आपने सुना कि मेंटेनेबिलिटी का जो इश्यू है वो अरमान कोहली, अभिनेता अरमान कोहली कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो ड्रग मामले में पकड़े गए थे, उनके पास से भी इसी तरह से स्मॉल क्वांटिटी, जैसे कि अरबाज के साथ पकड़ा गया था, स्मॉल क्वांटिटी मिला था, कंज्यूमर खुद के लिए लिया था, उसमें पकड़े गए थे। लेकिन अदालत ने माना कि उसमें भी उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे जो ड्रग सप्लायर्स थे वो पकड़े गए थे, उनके पास से बड़ी क्वांटिटी मिली थी, तो इसकी वजह से यहाँ से बेल नहीं मिल सकता, आप सेशंस कोर्ट जाइए। यही चीज इस मामले में फिर से दोहराई गई है। सेशन कोर्ट कब रुख करेंगे और कब जमानत वहां से मिलेगी नहीं मिलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बार फिर से मुस्तफा आपका रुख करते हुए, एनसीबी दफ्तर से ही आप लगातार जुड़े हुए हैं। कल तक तो या फिर बीती रात तक हम सब ने देखा कि आर्यन समेत तमाम लोग एनसीबी के दफ्तर में थे, चूंकि रात हो गई थी इस वजह से उनको जेल नहीं भेजा गया था। लेकिन आज अरविंद ओझा जहां पर मौजूद है, दोपहर 1 बजे से ही आर्यन ऑथर रोड जेल के भीतर हैं। ऐसे में कितने दिन गुजारने पड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। कल शनिवार है, परसों रविवार है, आगे क्या होगा, किस तरह का पक्ष अब एनसीबी का सामने आ रहा है और कौन कौन सी वो बातें हैं जो एनसीबी के पक्ष में गई, जिसके कारण इन आरोपियों जिनके ऊपर ये तमाम गंभीर आरोप लगे हैं, इनका पक्ष कमजोर होता गया कोर्ट के भीतर और जमानत नहीं मिल पा रही है बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद।
जी बिल्कुल, अगर आज की आप पूरी हियरिंग देखें, विद्या जैसे हमको बता रही है कि मेंटेनेबिलिटी यानी कि एक टेक्निकल इशू पर ये केस जो है बेल एप्लीकेशन खारिज किया गया है। वो ये है कि ये जो बेल एप्लीकेशन है ये कायदे से सेशंस कोर्ट पर जो है सेशंस कोर्ट में फाइल होनी चाहिए थी, ना कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में। जो एनसीबी की टीम है, जो लॉयर्स हैं, उन्होंने एएसजी ने इसी पॉइंट पर आर्ग्यू किया और उनकी जीत हुई कि ये जो केस है जो वो सेशंस कोर्ट पर कमिट हो चुका है, इसीलिए जो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट भी है डेजिग्नेटेड, वहीं पर इस केस की सुनवाई होनी चाहिए। अब विद्या हमारे साथ हैं, वो भी इस बारे में ज्यादा जानकारी दे सकती हैं। जो ये बात इंपॉर्टेंट कही गई कि मेंटेनेबिलिटी का इशू अरमान कोहली जो एक्टर है उसके वक्त भी आया था, वहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल रिजेक्ट की गई थी। अगर अरमान कोहली को सेशंस कोर्ट से बेल मिल गई थी तो अगर केस प्रेसिडेंट देखें तो इस केस में भी जो आरोपी हैं उन्हें सेशंस कोर्ट से बेल मिल जानी चाहिए। अगर नहीं तो फिर वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन इस केस में जब बेल की बात आती है केसेस में, तो जो सेक्शन अप्लाई किए गए हैं, जो मेरिट ऑफ द केस है और जो प्रेसिडेंट्स है, पहले अगर केसेस में बेल मिलती है, ऐसे केसेस में बेल मिलती आ रही है तो आरोपियों को आसानी से बेल मिल जाती है, अनलेस एंड अनटिल एनसीबी ये प्रूव कर सके कि ये एक्सेप्शनल केस है। आरोपियों के बाहर आने से केस को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, विटनेसेस हैम्पर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और ये सारी चीजें जो होती है उस पर बेल हो सकता है रिजेक्ट हो। लेकिन उसके लिए भी सेशन जो कोर्ट होते हैं वो तरीका निकालते हैं, जैसे कि कई केसेस में आरोपियों का जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाता है, उन्हें हर हफ्ते में या हर रोज एनसीबी के दफ्तर आके अपनी हाजिरी देने को कहा जाता है। तो ये सारी कंडीशंस भी बेल के साथ अप्लाई की जा सकती है। तो अगर ऐसे केसेस में सेशंस कोर्ट बेल देता आ रहा है तो आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट और बाकी आरोपियों के लिए इतनी मुश्किलें नहीं होगी बेल लेने में। लेकिन अगर बेल नहीं मिलती है ऑन सम केसेस ऑन सम सेक्शन या एनसीबी अपोज करती है तो उसका काफी असर पड़ता है। तो ये चीज देखना होगा कि जो आने वाले दिनों में सेशंस कोर्ट में आर्यन खान और बाकी लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कितने दिनों में ये बेल एप्लीकेशन ऑर्डर किया जाएगा इसका जायजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे हमने बताया बेल फाइल होने के बाद उसकी डेट डलती है, डेट डलने के बाद एनसीबी का रिप्लाई, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स और उसके बाद ऑर्डर आता है। तो ये कितने दिनों का समय होगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल ये बात तो सच है, जुडिशियल कस्टडी 14 दिनों की होती है और कल आर्यन खान और बाकी 7 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी भेजा गया, जिसके बाद हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं और ऑथर रोड जेल भी हम चलेंगे, वहां से अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है और जेल के भीतर ही उनको अपनी रात गुजारनी होगी, किस तरह से देख रहे हैं पूरे के पूरे मामले को आप? देखिए, यह पूरी एक कानूनी प्रक्रिया है। जब कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच एजेंसियां की जांच पड़ताल करती है, मामला कोर्ट में जाता है, न्यायालय के ऊपर होता है कि उन्हें बेल देनी है, कि राहत देनी है, जेल भेजना है, कि और इंक्वायरी करनी है। तो जो एक कानून प्रक्रिया पर विश्वास रखने वाले हमारे देश हैं, हम उस प्रकार से इस घटना को देखते हैं कि अगर कानून प्रक्रिया को लगा कि अभी कुछ और जांच करनी है, अभी पूरी तरह संपूर्ण जांच की ओर नहीं पहुंची है प्रक्रिया, तो उस हिसाब से इस केस को देखना चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया के समान है कि यदि कोई पकड़ा गया है और उसके पास से अगर कुछ इनपुट्स मिले हैं, कुछ जानकारी मिली है, कुछ सामान मिला है, तो अभी जांच एजेंसियां तय करेंगी और न्याय प्रणाली तय करेगी कि उन्हें बेल देना है। तो यही तो बात है कि जांच एजेंसियां अगर अपना पक्ष रख रही हैं और कोर्ट की ओर से जमानत नहीं मिल रही है, तो आप लोगों की ओर से बार बार एनसीबी को लेकर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्यों आप लोगों की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि दरअसल दिल्ली के इशारे पर एनसीबी की ओर से काम किया जा रहा है? आज जो न्यायालय ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है, जो न्यायालय ने आज अपना फैसला दिया है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। न्यायालय में मामला है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर न्यायालय को लगता है कि अभी बेल देने का सही समय नहीं है तो हम उनका सम्मान करते हैं और न्यायालय प्रक्रिया पर सभी देशवासियों को भरोसा होना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। किला कोर्ट से सौरभ बख्तानिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। सौरभ, बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा और कितने दिनों तक आर्यन को, उनके साथ जो बाकी लोग हैं, उनको जेल के भीतर रहना होगा? सेशन कोर्ट में सुनवाई कब होगी? कब उनके जो वकील हैं वो सेशन कोर्ट का रुख करेंगे? कोई जानकारी मिली है क्या सौरभ? बिल्कुल चित्रा, जानकारी मिली है। जो एक आरोपी है अरबाज, उनके लॉयर ने साफ कहा है कि कल हम सेशंस कोर्ट में अप्लाई करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक डिक्टेटिंग ऑर्डर था, सिर्फ मुंह बोली उन्होंने किया है कि बेल रिजेक्ट हुई है, लेकिन जो डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी है वो शाम को 8 बजे के बाद ही मिल पाएगी, जिसके बाद ये लोग सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण है चित्रा कि कल इसे कोर्ट को, ये कोर्ट जो सेशंस कोर्ट है, स्पेशल एनडीपीएस सेशंस कोर्ट, इस बेल हियरिंग को सुनती है नहीं सुनती है, फिर संडे का दिन आ जाता है,
है, फिर मंडे को फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद क्या होता है, फुल जो पूरा टेक्निकल प्रोसीजर है चित्रा वो दोबारा शुरू हो जाता है। जब ये कोर्ट केस जो हियरिंग आएगी बेल एप्लीकेशन वाली, तो वापस सेशंस कोर्ट एनसीबी का से पूछेगी कि क्या हमें इनको बेल देनी है कि नहीं, क्या आप बेल को अपोज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा फिर से दोबारा बड़ा प्रोसीजर है। देखिए, जब ये सेशंस कोर्ट में मामला जाता है तो कभी 2 दिन में भी बेल हो जाती है, कभी 20 से 15 दिन भी लगते हैं। बहरहाल जो ताज़ा अपडेट है कि सारे के सारे जो अब एडवोकेट्स हैं, ये सारे आरोपियों के, उनको अब सेशंस कोर्ट में मूव करना होगा। आर्यन खान और उनके साथ के जो बाकी के आरोपी है उनको अब जेल में ही रहना होगा। जेल की अगर जो मैं बात करूं कि जेल की सारी डिटेल्स दे दूं, देखिए जेल का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम और कानून है, वो काफी ज्यादा सख्त और कड़े हैं। वहां पे सब एक जैसे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं मुंबई के आर्थर रोड जेल की चित्रा, तो सुबह 6 बजे आपको उठना ही है। जेल के ऑफिशियल्स आपके बैरक में आएंगे और आपको उठा देंगे कि 6 बजे आपको उठना है। 7 बजे आपका नाश्ता होता है, 11 बजे खाना होता है और उसके बाद आपको घूमने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि ये बाहर से आए हुए आरोपी है तो इनको पहले क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अब आर्थर रोड जेल पे पहले माले पे बैरक नंबर 1 है, जहां पे ये सारे आरोपियों को 5 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, यानी कि 5 दिन तक ये लोग उस बैरक से बाहर नहीं आ सकते। पहले ये जो समय था वो 14 दिन का था, लेकिन इन्होंने अपनी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दी है, साथ ही इनके दोनों वैक्सीन के डोज हो चुके हैं, तो ये उस बैरक के अंदर ही रहेंगे। अब देखिए, बाहर का खाना अलाउड नहीं है। बाहर का खाना चाहिए तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, परमिशन के बाद ही आपको खाना मिलेगा। और एक्स्ट्रा खाना भी अगर जो आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे। ये पैसे कौन देगा? जो आर्यन खान के जो एडवोकेट्स रहेंगे या जो उनके पेरेंट्स होंगे, उनको मनी ऑर्डर से पहले आर्थर रोड जेल में वो पैसे भेजने होंगे, उसके बाद ही उसको एक्स्ट्रा खाना मिलेगा। और 6 बजे जो बैरक के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं, जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। 6 बजे के बाद आप वहां से हिल नहीं सकते। तो बहुत ही सख्त और कड़ा नियम होता है जेल का। मुंबई का सबसे बड़ा अगर जो कोई जेल है वो है आर्थर रोड जेल। सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स हो, अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर हो, टेररिस्ट हो, नियम सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। आर्थर रोड जेल के अंदर जो नियम है, कानून है, काफी ज्यादा कड़े हैं। लेकिन अब कितना समय लगता है चित्रा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि देखिए, सुबह जो 12:30 से दोपहर में जो 12:30 से जो हियरिंग चली है वो 5 बजे तक चली है। पहले से ही एनसीबी कह रही थी कि ये कोर्ट में मेंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे बेल हियरिंग की सुनवाई नहीं हो सकती। लेकिन घंटों तक सारे आरोपियों के जो एडवोकेट्स है वो दलीलें पेश करते गए, फिर एनसीबी ने अपनी दलीलें पेश की। इसमें सारा समय निकल गया चित्रा। 3 अलग-अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आर्यन खान को नहीं मिली है बेल, आज की रात कटेगी जेल के भीतर ही। हम आपको लगातार जेल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इसके साथ ही हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि किस तरह से कल सुबह सुबह उठ जाना होगा, फिर जेल का नाश्ता, जेल का खाना, जेल का पानी। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होता है तो बकायदा मनी ऑर्डर से पहले ही पेरेंट्स को या वकील को वो पैसे भेजने होंगे। यानी कि यहां से अब मुश्किल की घड़ी शुरू हो जाती है अरविंद, आर्यन खान और उनके बाकी साथियों के लिए। क्योंकि अब तक तो एनसीबी का दफ्तर था जो पॉश इलाके में था, वहां की व्यवस्थाएं अलग थीं। लेकिन आर्थर रोड जेल पहली मंजिल, वहां की व्यवस्थाएं पूरी तरह से अलग हैं। वहां पर बड़े बड़े अपराधियों को भी रखा गया है। फिलहाल इन लोगों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन अलग बैरक में रखा जाएगा और उसके बाद आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण है जानना। लेकिन कितने दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है, यह भी अब बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कम से कम ये बात तो क्लियर हो गई कि कम से कम आज की रात जेल में बितानी होगी। देखिए, कल की रात भी जेल में बितानी थी, लेकिन चूंकि ऑर्डर काफी देर डिले से आया था और जिस तरह से मुंबई जेल मैनुअल है उसके हिसाब से 6 बजे के बाद एंट्री एग्जिट बंद है, लिहाजा एनसीबी के दफ्तर में ही अस्थायी जेल के तौर पर तमाम आरोपी रहे थे। लेकिन 1 बजे के लगभग आर्यन को लाया गया था। तस्वीरें दिखाता हूं चित्रा और आपको बताता हूं। आपने एक सवाल पूछा था कि एनसीबी ने क्या वो आधार दिया, तो मैं आपको बताऊं कि दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब क्रूज में छापा मारा था तो एक के बाद एक गिरफ्तारी थी। अब तक कुल 18 गिरफ्तारी हो चुकी है और इस 18 गिरफ्तारी में कई आरोपियों को एक दूसरे से कनेक्टेड बताया गया है। एक बड़े सिंडिकेट के तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच में ये दिखाने की कोशिश की है। साथ ही साथ इस जांच में आर्यन खान को तो गिरफ्तार किया ही गया था, अभी हाल में ही एक नाइजीरियाई मूल के शख्स को, एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया और एनसीबी ने ये एस्टेब्लिश किया कि ये इंटरनेशनल इसमें एक लिंक भी है। 7 सीजर इसमें 7 सीजर किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स का, जिसमें 2 कॉमर्शियल क्वांटिटी के हैं। तो इसलिए ये केस जो है काफी ज्यादा
स्ट्रांग बनाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। इस वजह से अदालत में जब जिरह हो रही है तो काफी मुश्किलें पेश आ रही है। ये अलग बात है कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन उनके दोस्त के पास से स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ है। साथ ही साथ कल जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत में गई थी कस्टडी की मांग करने के लिए, तो वहां पर यह खुलासा किया गया था कि आर्यन और अरबाज से पूछताछ के बाद एक अचित नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया मुंबई से, जिसके पास से ड्रग्स रिकवर हुई है, जिसे कन्फ्रंट कराना है। हालांकि रिजेक्ट कर दिया था उस वक्त और जेसी में भेजा था, लेकिन इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया है। 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 7 ड्रग्स के सीजर हैं, जिसमें 2 कॉमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग्स सीजर हैं और एक ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आनंद दुबे जी भी शिवसेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से आज के इस पूरे मामले में जब बेल नहीं मिली, कोर्ट के बाहर जब वो आए, उनकी ओर से क्या बातें कही गई हैं, जरा सुनिए। All the 3 bail applications are rejected। जो तीनों बेल एप्लीकेशन की आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने ऑपरेटिव पार्ट मतलब जो डिसीजन है वो बोला गया है, रीजनिंग अभी बाकी है। कोर्ट का डिसीजन ऐसा है कि तीनों एप्लीकेशंस, बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो चुकी हैं। तीनों बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। आगे क्या होगा सभी की निगाहें, क्योंकि सेशन कोर्ट में अब सुनवाई होगी, पूरी की पूरी प्रक्रिया नए सिरे से आगे बढ़ेगी। ऐसे में आर्यन को, उनके साथ जो और बाकी लोग हैं, उन्हें कब मिलेगी राहत, बड़ा सवाल है। आनंद दुबे जी, इस पूरे मामले को आगे बढ़ता हुआ आप कैसे देख रहे हैं अब? और चूंकि बार बार अगर कोर्ट की ओर से जो जमानत की अर्जी है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एनसीबी ने अपने पक्ष में मजबूत दलीलें रखी हैं। फिर तो शिवसेना की और आप लोगों की ये बात पूरी तरह से खारिज हो जाती है कि एनसीबी जानबूझकर कुछ लोगों को टारगेट करने का काम कर रही है मुंबई में। नहीं, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय नवाब मलिक जी ने जिस संदर्भ में कहा था वो जानिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता भानुशाली और गोस्वामी वहां क्या कर रहे थे। जिस प्रकार उन आरोपियों को पकड़कर ले जा रहे थे, ऐसा तो कभी नहीं देखा गया कि कोई पंच किसी आरोपी को पकड़कर ले जाए। जब आरोपी को पुलिस या कोई जांच एजेंसी पकड़ती है तो पंच का काम होता है कि तहकीकात करना, उनके सामने गवाही देना कि हाँ हमारे सामने इस प्रकार की घटना घटी थी, सिर्फ उसका इतना ही काम होता है। लेकिन ये कौन ऐसे लोग हैं कि जो इतने इन्वॉल्व हैं कि एनसीबी के अधिकारियों के संपर्क में हैं, समय समय पे उनको बुलाए जाते हैं, तो कहीं शंका उठती जरूर है। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि चूंकि यह जांच का विषय है, न्यायालय में मामला चल रहा है, आदरणीय कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो दुनिया को सर आंखों पर लेना पड़ता है। उस हिसाब से हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई जानबूझकर किसी एक व्यक्ति या किसी इसको परेशान करता है तो कहीं न कहीं शंका मन में उठती है। तो जानबूझकर कहाँ 18 लोग हैं, जानबूझकर कहाँ किया जा रहा है, यही तो सवाल उधर से पूछा जा रहा है। वो जो शाहरुख खान के बेटे को लेकर जो 2 व्यक्ति जा रहे थे रात को, जो हमने मीडिया के माध्यम से देखा, आदरणीय नवाब मलिक साहब ने बताया, मैं उस पर शंका जाहिर कर रहा हूं कि ये 2 बीजेपी के ही कार्यकर्ता क्यों निकले। क्या कोई और सामाजिक संगठन, कोई एनजीओ, कोई और भी बहुत सारे ऐसे समाज में तत्व होते हैं जो कि आकर पुलिस की मदद करते हैं, तो कहीं न कहीं इसका एक तार जोड़ने का एक प्रयास होगा कि उसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा आदरणीय नवाब मलिक साहब का कहना है। बीजेपी के नेता रहते तो इसका जवाब मैं जरूर लेती, लेकिन चूंकि एनसीबी चीफ से बातचीत की थी अरविंद ओझा ने, अरविंद आपको सीधे लेकर आते हुए, बीजेपी के नेता की वहां पर मौजूदगी को लेकर सवाल आपने पूछा था, उस पर क्या जवाब दिया गया था समीर वानखेड़े की ओर से? ये देश के लिए जानना जरूरी है, बताइए आप, क्योंकि शिवसेना एनसीपी लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं एनसीबी और वहां पर जो बीजेपी नेता मौजूद थे उनको लेकर। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो एक्शन रहा है, चाहे आप सुशांत ड्रग्स केस की बात करें, उसके बाद से ही एनसीबी लगातार निशाने पर रही है और उसके लगभग हर एक्शन पर राजनीति होती रही है। हमने ये जानने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो जोनल हेड हैं समीर वानखेड़े, उनसे आज तक में सीधी बात की थी और सीधा सवाल पूछा था। हमने पूछा था कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम उस हर शख्स को टारगेट कर रहे हैं जो एनडीपीएस रूल्स का उल्लंघन कर रहा है। उसके अलावा हमने ये भी सवाल पूछा कि आप जो आर्यन खान को लेकर हमने सवाल पूछा कि उनके पास क्या एविडेंस है। उनका कहना है कि अभी यह लीगल प्रक्रिया जारी है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने कई तरह के इसमें ड्रग्स रिकवर किए हैं और इंटरनेशनल लिंक को स्टैब्लिश किया है। लेकिन राजनीति पर हमने एक के बाद एक कई सवाल पूछे। हमने पूछा कि आपके एक्शन में
जो बीजेपी के 2 कार्यकर्ता हैं ऐसा आरोप एनसीपी लगा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? उनका कहना है कि हम जब कोई बड़ा सीजर करते हैं या बड़ा कोई रैकेट बस्ट करते हैं तो पब्लिक विटनेस के लोगों को बुलाते हैं और पंचनामा करवाते हैं। हमने 9 लोगों के नाम आपके सामने रखे हैं, उन 9 लोगों ने पंचनामा किया है, जिसमें 2 ऐसे शख्स थे जिनका हमने पंचनामा कराया था, जिस पर आरोप लगा रही थी एनसीबी। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है चित्रा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर एक सवाल उठता था, हमने वो पूछा भी कि अगर आपने पंचनामा कराया या हो सकता है वो आपके मुखबिर हो, बावजूद उसके वो आरोपी को कैसे पकड़ करके एनसीबी के दफ्तर तक ले जा रहे हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ समीर वानखेड़े थे, उनका कहना था कि हमने ठीक है। बीजेपी के नेता राम कदम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पूरे मामले पर। राम कदम जी, चूंकि शिवसेना के सवाल जस के तस हैं, बीजेपी नेताओं की वहां पर मौजूदगी को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसी के कारण आप लोगों की मंशा पर शक होता है और एनसीबी की जो कार्रवाई चल रही है उससे लगता है कि दरअसल कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। आज फिलहाल किला कोर्ट ने जमानत की अर्जी आर्यन खान की खारिज कर दी है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिएगा कि जहां तक विपक्ष के लोगों का आरोपों का सवाल है, एक बात स्पष्टता से कह दूं कि एनसीबी हो, पुलिस हो, इनका इन्फॉर्मर किसी भी जाति का, धर्म का या किसी भी दल के विचारधारा का सम्मान करने वाला हो सकता है। अब सवाल ये नहीं कि वो किस दल की विचारधारा का सम्मान करता है, क्या वो भाजपा का कार्यकर्ता है, ये है कि क्या उसने जो इंफॉर्मेशन एनसीबी को दी वो देश के लिए, देश के नौजवानों को बचाने के लिए क्या बेहतर इंफॉर्मेशन है या बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है जिसके कारण एक ड्रग का बड़ा नेक्सस सामने आया है? तो इसका जवाब आता है कि हाँ, उसने एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है जिसके कारण जो ड्रग पेडलर है, जो ड्रग बेच करके हमारे नौजवान जो पूरी कौम है उसको खत्म करने का जो दुस्साहस कर रहे हैं, वो उनके लिए उसने एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। तो उसकी इंफॉर्मेशन को देखने का प्रयास करिए। हाँ, वो लोगों को पकड़ के खींच करके जा रहा था, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, पर उसकी इंफॉर्मेशन जो ड्रग्स पेडलर की इंफॉर्मेशन है, जो वहां पर जो ड्रग कंज्यूम कर रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन पर हम टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? क्या उसने देश हित में काम नहीं किया? और आनंद दुबे जी, इस बारे में तो इंतजार किया जाता है ना कि इस तरह की सूचनाएं आए जहां पर ड्रग्स की पार्टी की जाती है, ड्रग्स कंज्यूम किया जाता है लोगों की ओर से, तो अगर किसी ने सूचना देने का काम किया है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, जैसा कि बीजेपी कह रही है। जी, सूचना देने का काम अलग होता है और पंच का काम अलग होता है। पहले भाजपा यह क्लियर करे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी थी कि वो पंच का काम करने गए थे। अगर सूचना देने का ही है तो अडानी एयरपोर्ट पर जो 22 सितंबर को बड़ी खेप पकड़ी गई, उसके बारे में क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एनसीबी ने किया अभी तक कि वो ड्रग्स कहां से आई थी, किस देश से आई थी, वो भारत में कैसे लाई गई, कैसे उसको पकड़ा गया, वो ड्रग्स कहां सप्लाई होने वाली थी, वो ड्रग्स कहां तक जाने वाली थी? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है एनसीबी के पास? एनसीबी को बताना चाहिए ना। अगर एनसीबी एक तरफ मुंबई के रेव पार्टी को पकड़ती है तो एनसीबी का काम है कि पूरे भारत में जहां जहां ड्रग्स की तस्करी हो रही है उसको पकड़े, जनता को बताए। हम यही तो चाहते हैं कि एनसीबी पूरी बात करे, एनसीबी पूरी बात करे ना। एनसीबी आधी बात क्यों कर रही है चित्रा जी? आधी अधूरी बातें क्यों की जा रही है एनसीबी की ओर से? राम कदम जी, देखिएगा चित्रा जी, ये शिवसेना का कैसा दोगलापन है। यानी यदि ये जो ड्रग पेडलर है, ड्रग से जुड़े हुए लोग हैं, इनको गिरफ्तार करने का दायित्व महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे करके शिवसेना का स्वयं है, पर रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स का व्हाट्सएप चैट का मामला हो, जैसे उसे छुपाने का दुस्साहस इन्होंने किया, उसी प्रकार से जिन ड्रग पेडलर्स को पकड़ने का काम शिवसेना दल का सरकार के नाते है, वे खुद तो कर न सके। इस बात की उन्हें शर्म करनी चाहिए, देश के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर वो ड्रग पेडलर का समर्थन कर रहे हैं, उनके मंत्री पत्रकार वार्ता लेकर के जो ड्रग माफिया पर टूट पड़ रहे हैं, उन जाबाज ऑफिसर को अपमानित करने का काम कौन कर रहा है? ये शिवसेना सरकार के मंत्री कर रहे हैं। यानी आप ड्रग पेडलर का क्या समर्थन करोगे? क्या वाजे जैसे लोग जो वसूली कर रहे थे, हफ्ता वसूली, वैसे इन ड्रग माफिया से क्या आपको हफ्ता वसूली आ रही थी? क्या उसी के कारण आपकी मजबूरी है कि उनका समर्थन करना? इन बातों का जवाब शिवसेना दल को देना होगा।
पर जिस प्रकार से मुंबई और महाराष्ट्र में धड़ल्ले से ड्रग का व्यापार चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर हफ्ता वसूली जो हमने अतीत में भी देखी थी, उसी प्रकार की हफ्ता वसूली ये शिवसेना दल के सरकार तक हो रही है। क्या उसी के कारण आज खुल करके किसी भी आजादी के बाद देश के प्रांत पे हमने नहीं देखा कि इस प्रकार से ड्रग माफिया का कोई समर्थन करे? यहाँ पे कैबिनेट मंत्री समर्थन करता है। क्या कारण समर्थन करने का? इतना ही कारण कि उन एनसीबी अधिकारियों ने उस मंत्री के दामाद को जेल के सलाखों के पीछे 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए डाला था, वही कारण है। इस प्रकार से आप राजधर्म का पालन करिए। आप सत्ता पे बैठे हो, बोलिए आनंद दुबे जी, राजधर्म का पालन नहीं करिए क्या शिवसेना? एक क्लोजिंग कमेंट आपका। वो कह रहे हैं कि हफ्ता वसूली बंद हो गई, इसी वजह से दर्द हो रहा है शिवसेना को। चित्रा जी, शिवसेना की सरकार में, महाविकास आघाड़ी की सरकार में पूरे राजधर्म का पालन हो रहा है। मैं राम कदम जी की बात का जवाब दे देता हूं कि अगर मुंबई के हर गली चौराहे में ड्रग्स बेची जा रही है तो एनसीबी क्या कर रही है? जिस डिपार्टमेंट को बहुत ही बढ़ाई के साथ केंद्र सरकार ने बनाया कि भाई एनसीबी जो है वो ड्रग्स पेडलरों को पकड़ेगी, एनसीबी ड्रग्स जब्त करेगी, और अगर मुंबई के हर गली चौराहे में वो मिल रहा है तो एनसीबी कर क्या रही है? हाँ, पुलिस उनको सहयोग जरूर करती है, लेकिन लीड लेने का काम तो एनसीबी का होता है। जैसे एनसीबी अपनी सेरी बघार रही है कि हमने क्रूज पर जाकर लोगों को पकड़ लिया, तो मुंबई के गली चौराहा में पकड़ना तो बहुत आसान होता है। इसका मतलब खुफिया इंटेलिजेंस जो है, इनकी खुफिया जो जांच एजेंसी है, वो कहीं न कहीं नरम पड़ी हुई है। चलिए ठीक है, एक बात समझ में आ गई है कि ये टोपी ट्रांसफर का काम चल रहा है, लेकिन आर्यन खान के पूरे मामले में अब आगे क्या होगा? सेशन कोर्ट की ओर से क्या सुनवाई के दौरान जमानत दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आनंद दुबे जी आपका, राम कदम जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।